एल्गोरिदम के बारे में बताया था, वो नोट्स ओपन करते हैं। ये एल्गोरिदम बताया था, ठीक है ना, एल्गोरिदम कैसे हम लोग लिखते हैं, और डिस्कस किया था ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस फिर से कर लेता हूं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम आप सीखते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सबको प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बीसीए के हो, और आप लोग तो खैर मैनेजमेंट के हैं, तो एक तरह से आप लोग भी शुरुआत ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, कैसे कोडिंग होता है, सिर्फ समझना है या थोड़ा बहुत कोडिंग कर सकते हैं बेसिक लेवल के, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि सपोज हम लोग बच्चे को एबीसीडी पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ये एक है, क्यों लिख रहे हैं, क्या यूज होगा इसका। तो सारे क्वेश्चन को आप उनके जवाब नहीं दे पाते हो, सिंपल कहते हो कि ये चीज सीखो और अपने आप आपको बाद में पता चलेगा कि ये एबीसीडी सीखने से मुझे क्या फायदा हुआ। तो उसके लिए क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, वो चीजें सीखते हैं, धीरे धीरे सब मालूम चल जाता है। अभी आपसे पूछे कि एबीसीडी आपने बचपन में क्यों सीखा था, उसका क्या यूज है, तो पूरी तरह आपको मालूम है। तो प्रोग्राम में भी या प्रोग्रामिंग में हर एक टर्म नया मिलता है, और कोडिंग में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, ऐसे क्यों काम कर रहा है, मैथ में तो हम लोग ऐसे नहीं किए थे या बचपन से ऐसे करते नहीं आ रहे थे। तो उसी तरह आपको सीखना है कि बस आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इस चीज से, इस सिंबल से, इससे ये होता है, तो आपको मान लेना है। जैसे आप कहिए कि मैंने बताया कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, आप कहिए कि सर मैथ में तो ये यूज करते थे, क्यों ऐसे हो गया, तो बस ये बना दिया गया। तो आप समझो कि मल्टीप्लाई करने के लिए मैथ में हम लोग कॉपी पर ये यूज करते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोग स्ट्रिक्स यूज करते हैं। तो बेसिकली आपने यहां पर देखा था कि हमने 5 ऑपरेटर लिखा था, प्लस, सब जानते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अब एक और ऑपरेटर है, मॉड, इसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। अब कहिए कि सर सब में सिंबल था, इसमें मोड आ गया, तो ऑब्वियसली मोड है तो हम लोग यूज करेंगे, वो सबके लिए सिंबल दिया, इसके लिए मॉड दे दिया, तो उससे मतलब नहीं है तो है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं एग्जाम्पल, तो 5 + 2 सब जानते हैं, एडिशन वाला 7 रिजल्ट आएगा। 5 - 2 ये भी सब जानते हैं, 3 आएगा। यानी कि प्रोग्राम कैसे, ये तो कॉपी पर आप जानते हैं, मैथ जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम में भी 3 ही आएगा। 5 × 2 आपका कितना आएगा, 10 आएगा। अब है 5/10, सॉरी 5/10 नहीं, 5/2, 5/2, ठीक है। 5/2 ऑब्वियसली आपका आएगा 2.5, जैसे आता है। तो
ये 2.5 भी आएगा और 2 भी आएगा। 2.5 यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हटा देंगे, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हटा देंगे तो 2 आएगा। तो आपको समझ के आना है कि फ्रैक्शनल वैल्यू को हटाकर रिजल्ट बोलना है, तो आपको 2 आएगा। ठीक है, 5/2 प्रोग्राम में। अब है 5 mod 2, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 5 बीच में सब प्लस ये सब लिखते हैं, तो इसको भी मोड लिखेंगे। अब बाकी सब का तो मतलब आप समझ रहे थे कि बाकी सबसे क्या होता है, मोड आपको रिमाइंडर निकालता है। क्या निकालता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर आप जानते होंगे हिंदी में शेष, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 mod 2? आप बताइए 5 mod 2 का आउटपुट क्या आएगा? 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? सर 1 आएगा सर। 1 आएगा, तो 1 हो गया। क्लियर है? तो ये ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन सबको कैटेगराइजेशन है, तो ये अर्थमेटिक में आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथ में ले चलता हूं कुछ ऑपरेटर के बारे में। -5 + 2 क्या आउटपुट देगा? -3। -3, तो एकदम सेम आपको मैथ जैसा ही देगा। अब आपको 7/2 फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बोलना है। हमने बताया कि आप ये रिजल्ट नहीं बोलिएगा, ये रिजल्ट बोलिएगा डिवीजन के केस में। 7/2 क्या आउटपुट आएगा? 3.5। मैंने बोला ये बोलना है फ्रैक्शनल लेस, यानी कि 3.5 हटा देना है। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगा उसको क्या कर देना है? हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना, ओमिट कर देना है, तो 3 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं 7 mod 2 क्या आएगा? सर 1 आएगा। 1 आएगा, गुड। 7 mod 4 क्या आएगा? 3 आएगा। और 7 डिवाइड 4 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट नहीं बोलना। चलिए समझ गए, यानी कि ऑपरेटर आप तुरंत समझ गए, आसान था। अब मैं करता हूं 7 mod 2 आपको आ गया, 2 mod 7 2/7 कितना आएगा? सर पॉइंट कुछ में आएगा सर ये। 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यही ना? यस पॉइंट सर। कुछ, पॉइंट के पहले क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो आप पॉइंट के बाद नहीं बोलना है, पॉइंट के पहले बोलना है, तो आप 0 करेंगे। 0 पॉइंट समझिएगा तो 0 आप कर देंगे। यानी कि अगर लेफ्ट राइट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड, देन इन डिवीजन केस द आउटपुट इज 0। सिंपली अगर मैं कहूं 3/5, अब सीधे 0 लिख दोगे, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 कर देना है। पॉइंट के बाद हम बात कर रहे हैं, बात आपको नहीं करनी है। अगर मैं करूंगा 35/47, तो भी आप तुरंत से बोल देंगे कि 0 आएगा सर, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, बट 0 बोलना है। अगर मैं मोड के केस में करूं कि अगर मैं यहां पर करूं 2 mod 7, तो क्या आएगा मोड के केस में? डिवीजन के केस में तो समझ गए, जब लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट ऑपरेंड। सिंपली आप डिवाइड करोगे, मैं डिवीजन बताता हूं आपको। 7 से 2 में डिवाइड करोगे आप, कितनी बार में लगेगा? एक बार में भी नहीं लगेगा, 0 बार में लगेगा। 7 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, यानी इसके आउटपुट क्या होगी? 2 होगा। ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा रिमाइंडर में, तो पॉइंट आता ही नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट में वैल्यू ले जाओगे तो फिर रिमाइंडर कहां से बचेगा मैथ में। तो मैं इसमें आपको समझना है, मैं थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करके समझा देता हूं कि जैसे अगर आप सिंपली आपको कहेंगे 7 mod 4, तो झट से आप बोल देंगे कि सर रिमाइंडर 3 आएगा।
4 से 7 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका शेष आपका 3 आएगा। तो ये पता है, लेकिन जे भी अगर मैं कर दूंगा 4 mod 7 उल्टा, यानी लेफ्ट इज लेस देन राइट वैल्यू, ठीक है, तो आप झट से मोड के केस में लिखेंगे 4। अभी मैंने बता दिया कैसे 4 होगा, यानी लेफ्ट वाला ही लिख देना है आपको। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको डिवाइड करके भी बता दिया कि कितना बार मैंने, एक बार में भी नहीं आएगा, एक से नीचे क्या आ जाएगा 0, पॉइंट में देना नहीं है 0, 7 0 कितना हो जाएगा 0, और रिमाइंडर आपको कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आप 4 लिख देंगे मोड के केस में, और यही डिवीजन के केस में होगा, आप क्या लिख दोगे 0, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0 लिख दोगे। तो ये एक लॉजिक समझना होता। अगर मैं तुरंत से आपको करूं 37 मोड 45, तो भी देख रहे हो कि लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाला बड़ा है, मोड के केस में लेफ्ट वाला लिखा जाता है, तो आप क्या देखोगे 37, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। अब इसको क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाते हैं, अब देखिए क्वेश्चन मैं बनाता हूं, क्या क्वेश्चन बनेगा। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में होता है वो 3 तरह के होता है, ठीक है, उसको पहले समझेंगे। चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह लें, एल्गोरिदम भी बनाएंगे तो 3 तरह के बनाएंगे। एक होता है, फर्स्ट होता है सीक्वेंशियल, उसको बोलते हैं पहले को सीक्वेंशियल, ठीक है। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इतना बुर्बक आदमी है, इतना दुष्ट आदमी, नायका हेलमेट खरीद लेता है, ओकरा रख ले घर में अच्छा जाके इसको बंद करो भाई, कौन कौन लेके चल रहा है। अब ऐसा बुर्बक आदमी कौन विनीत होगा भाई दुनिया म्यूट करो। दूसरा डिसीजन हो गया, जिसको हम लोग कंडीशन भी बोलते हैं। एंड थर्ड आपका हो गया आइटरेशन। ये 3 तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं प्रोग्राम के दुनिया में, यही 3 तरह के होता है आइटरेशन, जिसको हम लोग लूपिंग भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मैं बता देता हूं क्या होता है। ये तीनों चीज हम लोग पढ़ेंगे, प्रोग्राम जब पढ़ेंगे ना, यही तीनों चीज पढ़ना है। ये तीनों के बारे में सरल आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता देंगे, जितना आपको दिमाग में जा सके। सीक्वेंशियल कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोडिंग लिखते हो, कोडिंग में नंबर्स ऑफ लाइंस होते हैं। हम लोग प्रोग्राम के भाषा में लाइंस को स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते हो 4 लाइन है, इंग्लिश में बोलते हो 4 लाइंस 5 लाइंस का पैराग्राफ लिखते हो। प्रोग्राम में हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि 4 लाइन का 4 स्टेटमेंट्स है इसमें, यानी 4 लाइन का कोडिंग है। तो सपोज आपने ये लिखा, ये कोडिंग है, कोई भी प्रोग्राम का कोडिंग है, ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है। सीक्वेंशियल में सारा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, सारा लाइन, यानी पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, पहला लाइन में जो चीज है वो काम करेगा, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे में जो होगा करेगा, तीसरे में क्या होगा तीसरे लाइन में, चौथे पांचवें लाइन में, दूसरे पहले लाइन में, वो डिपेंड करेगा कोडिंग में कि कोडिंग में क्या लिखते हो। यानी कि एक सीक्वेंशियल टेक्निक है जहां पर हम चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम का सारा लाइन एग्जीक्यूट करे, दैट इज सीक्वेंशियल। इट परफॉर्म टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये परफॉर्म करेगा। अब आते हैं डिसीजन में। डिसीजन में क्या होता है कि ये 4 लाइन है, अब हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह बनाए कि जब ये लाइन काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि डिसीजन ले रहे हैं कि कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, ठीक है। जब ये नहीं काम करेगा तो ये काम करेगा। तो यानी कि डिसीजन हम लोग ले रहे हैं कि एट द टाइम जब प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो किसको कराना है और किसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है। तो ये आता है डिसीजन। जैसे सपोज मैं अगर आपको दूं तो ये एक रास्ता है यहां से यहां तक, और यहां से रास्ते फिर आपको 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं।
तो यहां पर आप डिसीजन लोगे कि मैं इस पार्ट में जाऊं या इस पार्ट में जाऊं। अगर इस पार्ट में आप जाते हो तो इस पार्ट को डिस्कार्ड करना होगा, यानी कि इस पार्ट में जाते हो तो इस पार्ट को आपने डिस्कार्ड किया, और अगर आप डिसीजन ले लियो कि मुझे इस पार्ट में जाना है तो ये पार्ट को आप डिस्कार्ड कर दो। यानी प्रोग्राम जाके ऐसे हो जाता है जहां पर हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन वाला प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। कंडीशन उसको कहते हैं, कंडीशन, एक कंडीशन आ जाता है, कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उस पार्ट के साथ जाएंगे, और जो फुलफिल नहीं करेगा उस समय उस पार्ट के साथ नहीं जाएंगे। तो इसको कहते हैं डिसीजन। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि जैसे ये 3 लाइन का कोडिंग है, सीक्वेंशियल में देखेंगे कि हर एक लाइन एक ही बार काम करता है, यानी कि जब प्रोग्राम को आप रन कराओगे, ये लाइन काम किया, ये लाइन काम किया, ये लाइन काम किया, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट आ गया, प्रोग्राम खत्म। फिर से प्रोग्राम को आप रन करा सकते हो, देख सकते हो जितनी बार आपको आउटपुट देखना है। लेकिन एक ही बार, जैसे लूपिंग में क्या होगा कि ये लाइन काम किया, ये लाइन काम किया, ये लाइन काम किया, फिर लौट जाएगा इसके पास, ये किया, ये किया, ये किया, फिर लौट जाएगा, मतलब लौटते रहेगा, लूप में घूमते रहेगा। ये तीनों लाइन ना एक से ज्यादा बार घूमेगा, 10 बार घूमेगा, 50 बार घूमेगा, 1000 बार भी घूमेगा। डिपेंड करता है यूजर पर, डेवलपर पर, प्रोग्रामर पर कि वो कितनी बार लाइन को घुमाना चाहता है। तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लूपिंग, कि कोई एक लाइन एक से ज्यादा बार घूमता है। और इसका देखिए कंडीशन ये हो गया कि इस तरह से गया, ये सीक्वेंशियल हो गया, यहां पर जाके डिसीजन हो गया, और अगर इस ओर गया तो यहां से यहां तक चला, यहां से और फिर लौट गया, फिर यहां चला, फिर लौट गया, ऐसे ये लौटना। यहां पर इस तरह पाथ हो गया, रास्ता इस तरह हो गया, यानी घूम रहा है। कितनी बार घूमना जाके स्टॉप करना है वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम के कोडिंग पर। एक सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम आपको ही घुमाना होगा। ऐसा नहीं कि आप इन्फिनाइट कर देंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा घूमना। तो ये हम लोग सोचते हैं, जब कोडिंग करते हैं तब सोचेंगे कैसे करते हैं। तो अभी ये 3 तरीका आपको होता है, सीक्वेंशियल, डिसीजन और आइटरेशन, जिसको लूपिंग भी बोलते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो सारा आपका सीक्वेंशियल आएगा, यानी कि सारा करेंगे। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पर। जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको एल्गोरिथम हम लोग लिखते हैं, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और स्टॉप से स्टॉप करते हैं, और क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि एक एल्गोरिथम लिखना है जो लेंथ और ब्रीड्थ निकालना है, किसका, सॉरी, एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का, ये निकालना है। यानी कि इनपुट क्या लेना है, लेंथ एंड ब्रीड्थ, है ना। सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, कहा कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि तुम इसमें लेंथ एंड ब्रीड्थ इनपुट लोगे तो एरिया एंड पेरीमीटर निकालेगा, तो आपको इनपुट क्या लेना होगा, लेंथ एंड ब्रीड्थ, और एरिया और पेरीमीटर खुद निकलेगा। लेकिन यहां पर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको सब काम करना होगा। इनपुट भी आपको लिखना होगा, आउटपुट भी आपको लिखना होगा, क्योंकि आप बना के उसको यूजर के लिए दे रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में इनपुट लेंगे, रीड टू वैल्यूज। तो हमने बताया था कि इनपुट लेने के लिए आप रीड भी लिख सकते हो या इनपुट भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। रीड टू वैल्यूज, कितना वैल्यू इनपुट लेना है, 2 वैल्यू इनपुट लेना है, लेंथ एंड ब्रीड्थ के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम या एल्गोरिदम में हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वेरिएबल क्या लोगे वो पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड है। आप लेंथ के लिए L ले लो, ब्रेड्थ के लिए B ले लो, लेंथ के लिए A ले लो, ब्रेड्थ के लिए B ले लो, लेंथ के लिए X ले लो, ब्रेड्थ के लिए Y ले लो, ये कोई मैटर नहीं है। आप जो भी वेरिएबल ले सकते हो ले सकते हो। मैथ में भी आपने देखा होगा X भी लेते थे वेरिएबल, Y भी लेते थे वेरिएबल, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर भी आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने बनाया तो मैंने लेंथ के लिए L लिया एंड ब्रेड्थ के लिए B लिया। इनपुट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे, इसके लिए, एरिया के लिए और पेरीमीटर के लिए। इससे पहले कि आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ये कम से कम आना चाहिए बेसिक कि रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो सबको ही आता है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ
एंड एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो आप पहले स्टेप 3 में आ गए, लेंथ इंटू, इंटू के लिए हमने बताया क्या, यहीं पर बता दिया है आपको, इंटू के लिए ये यूज करेंगे। और ये जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब कैलकुलेट होगा तो एक वैल्यू आएगा, जैसे 4 और 5 हमने लेंथ और ब्रेड्थ लिया है, तो 4 और 5 एक वैल्यू आएगा 20 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 20 वैल्यू है, तो वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, वैल्यू को रखने के लिए प्रोग्राम में, एल्गोरिदम में वेरिएबल चाहिए। तो हमने क्या किया कि लेंथ और ब्रेड्थ का जो भी आउटपुट आया, जो भी रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको AR नाम के वेरिएबल में रखते, एरिया के लिए। अब आप एरिया के लिए AR रखिए या एरिया रखिए, ये भी वेरिएबल है, यानी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं रखेंगे, वैल्यू रखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। मैंने AR वेरिएबल में रख दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या वेरिएबल लेना चाहते हो। उसके बाद पेरीमीटर के लिए होता है 2 इंटू L प्लस बी, तो मैंने यही लिखा है। अब क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह लिख देते हैं 2 इंटू L प्लस बी, ये नहीं लिखना। आप समझते हैं मैथ जब आप बनाते होंगे तो सोचते हैं कि ब्रैकेट के पहले अगर नहीं दिए हैं तो अपने आप मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये कॉपी में होता है, कंप्यूटर में ऐसा दिमाग नहीं है कि वो समझ जाए। कंप्यूटर समझता है एस्ट्रिक्स के मतलब मल्टीप्लाई, तो वो ह्यूमन तो है नहीं कि ब्रेन लगा लेगा, अच्छे ब्रैकेट के पहले नहीं दिया है तो हमको क्या कर देना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। इतना दिमाग तो कंप्यूटर नहीं लगाता है। कंप्यूटर के बाद तो जो बातें दिमाग में डाल दी गई है कि तुम मल्टीप्लीकेशन कब समझना, जब क्या हो, एस्ट्रिक्स हो। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर कॉपी जैसा, ये देना पड़ेगा तभी मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो कह देगा एरर बता देगा, बता देगा कि 2 को इसके साथ क्या करना है, या तो प्लस करो या ये करो या ये करो, ये करो, इन पांचों में से कोई दो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई। ब्रैकेट आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट से प्रेसिडेंसी होता है, जैसे ब्रैकेट वाला पहले जुड़ेगा उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर मैथ जैसा ब्रैकेट आप कर सकते हैं। तो ये पेरीमीटर निकाला, और पेरीमीटर निकाल के भी एक वैल्यू आएगा 4 + 9 × 2 यानी 18 आएगा। अब 18 भी एक वैल्यू है, तो इसको भी रखने के लिए वेरिएबल चाहिए, वैल्यू हवा में नहीं रहेगा, उसके लिए वेरिएबल चाहिए। मैंने PR ले लिया, और वेरिएबल जो भी लेते हैं ना तो लॉजिकल लेते हैं। लॉजिकल इन द सेंस कि अगर आप AR की जगह पर X भी ले देते तो काम चल जाता, Y PR की जगह पर Y भी लेते तो काम चल जाएगा, वेरिएबल ही तो है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने एक लाइन यूज किया कि लॉजिकल लेना है। लॉजिकल लेना है कि मतलब जिस काम के लिए आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उससे मिलता जुलता नाम रखो, जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगा। तो मैंने एरिया के लिए AR ले लिया और पेरीमीटर के लिए PR ले लिया। तो अब आपको दोनों एरिया एंड पेरीमीटर आ चुका है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर है, इंटरनल है। जब तक आप अपने आउटपुट को प्रिंट नहीं कराओगे तब तक आप आउटपुट देख नहीं सकते। तो अब आपका काम है आउटपुट को प्रिंट कराना, और मेरा आउटपुट AR में है और PR में है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रिंट करेंगे एक एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। अब वो मैसेज क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो बना रहा है, कोडिंग कर रहा है। क्योंकि आप देखते हो कि अलग अलग मैसेज होता है, इंटर योर नेम, इंटर नेम, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर आप खोलते हो तो इंटर योर नेम होता है, कहीं इंटर नेम होता है। आप गलती करते हो तो लिखा रहता है कि योर इंटर वैल्यू इज रॉन्ग, यू इंटर रॉन्ग वैल्यू, है ना, दिस वैल्यू शुड बी नॉट वैल्यू, योर वैल्यू इज नॉट वैलिड, तरह तरह के होता है। तो हर जगह आप अलग अलग देखते हो, तो अलग अलग जो डेवलपर होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो अपने हिसाब से मैसेज दे देता है जो उसको अच्छा लगता है। माने मीनिंग वही होना चाहिए कि समझ में आ जाए। तो ये मैसेज आपके ऊपर है, प्रोग्रामर के ऊपर है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे या कुछ और दे, जो अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे के किसकी वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, एरिया की वैल्यू। एरिया की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा, फिर पेरीमीटर की जो वैल्यू होगी पेरीमीटर का प्रिंट करेगा, स्टॉप। ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है कोडिंग। क्या होता है ये, कोडिंग होता है।
और इसी कोडिंग को हम लोग जब रन कराते हैं तो आपको आउटपुट होता है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको कोडिंग दिखाता हूं, अभी एक चीज भी कोडिंग में नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ देखने के लिए दिखाता हूं कि किस तरह से कोडिंग का आउटपुट देता है। टर्म्स जो भी हम यूज करेंगे वो आगे बताएंगे आपको, सिर्फ आप देखिएगा, समझिएगा कोडिंग का कैसे आउटपुट आता है। अब मैं आता हूं और ओपन करता हूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यू बेसिक एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मैं ओपन करता हूं। कोडिंग समझिएगा, सबसे पहले CLS, कोडिंग नहीं समझना है, आउटपुट समझना है। कोडिंग अभी एक भी नहीं आपको समझ में आएगा, सिर्फ देखना है कि कैसे आउटपुट आता है। इंटर लेंथ, L, इंटर ब्रेथ, B, AR equals to L into B, PR equals to 2 into L plus B, और प्रिंट कराएंगे। देखिए काम वही सारा कर रहे हैं जो वहां पर कर रहे थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कॉमा AR, प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, PR, और एंड। देखिए ये हो गया, पहले वही काम किए, लॉजिक जैसे यहां पर बताया था वही, पहले L और B में इनपुट लिए, फिर L और B को मल्टीप्लाई करके AR में रखें, एरिया रखे, और ये PR में रखें, पेरीमीटर हो गया, और एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट किया। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगा। रन करवाते हैं हम लोग, कोडिंग लिखने के बाद रन करा के चेक करते हैं आउटपुट। देखिए पूछ रहा है इंटर लेंथ व्हाट, आपने डाला 14, इंटर ब्रेड्थ आपने डाला 12, और यहां पर आपको हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 168 और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 52। अब आपको समझना है, देखिए कैसे काम करता है, कैसे हो गया। जैसे आप कहीं भी सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे कोडिंग हम लोग लिखते हैं, कोडिंग क्या करते हैं, लिखते हैं, और कोडिंग को लिखने के बाद, ये तो कोडिंग आपने लिखा, हम लोग जिसके लिए कोडिंग बनाते हैं उसको चेक करते हैं। जैसे ये कोडिंग था कि आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे इनपुट, तो आपको एरिया और पेरीमीटर निकालेगा, उसके लिए हमने कोडिंग लिखा। कोडिंग लिखने के बाद हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं, मेरी कोडिंग अच्छा से, तो हम लोग रन करते हैं इसको कहते हैं रन कराना, एग्जीक्यूट कराना। रन करते हैं, और रन करने के बाद ये आपको आया स्क्रीन, यहां पर हम लोग इनपुट लेते हैं। पहले इनपुट पूछा तो आपने इनपुट लिया 4, फिर इनपुट पूछा ब्रेड्थ के लिए तो आपने लिया 5, और उसके बाद आपको आउटपुट लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 18। अब जो कहीं भी सॉफ्टवेयर देखते हो, उसमें सॉफ्टवेयर में आपको जो मिलता है, यूजर को आप देते हो सॉफ्टवेयर, जो डेवलपर होता है सॉफ्टवेयर, वो यही चीज देता है, कोडिंग नहीं देता है। कोडिंग से वो कैसे समझेगा, कोडिंग समझेगा क्या, वो ये समझेगा ये चीज। तो आपको सॉफ्टवेयर जो ATM ये सब में या कहीं पर भी आप देखते हो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर का आउटपुट होता है, कोडिंग नहीं। कोडिंग से क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर तो वैसे लोग भी यूज करते हैं जिसको प्रोग्रामिंग का P नहीं मालूम है, कुछ नहीं समझते हैं, उनको तो चाहिए कि हमको
आउटपुट चाहिए, यानी कि आउटपुट आप देते हो ये। अब किसी को ये दे दोगे और कहोगे कि ये देखो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालोगे ना, तो वो लेंथ एंड एरिया एंड पेरीमीटर देगा। अब कुछ भी यूजर लेगा, ये देखिए लेंथ ले लिया, इसके बाद आपको ब्रेड्थ ले लिया, अब कुछ भी एरिया एंड पेरीमीटर, हालांकि इंटर गलती दे दिया है 2 पॉइंट समथिंग, इसलिए दे रहा है कि ये e टू दी पावर दे दिया क्योंकि वैल्यू काफी बड़ा हो गया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दिया है। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दिया, ये बड़ा हो गया, तो हम लोग छोटे छोटे वैल्यू लेंगे जिससे पता चलेगा। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपको एरिया एंड पेरीमीटर को निकालने का, ये छोटा सा हो गया। तो इसी तरह कोडिंग करते जाइए और ये बनते जाता है। पर ये आउटपुट हो गया ना? हाँ, आउटपुट। तो हम लोग कहीं भी आप देखोगे ना सॉफ्टवेयर, तो क्या मिलता है? आउटपुट ही मिलता है। यस। आप सपोज, है ना, आप सपोज किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सपोज आपके पास आया कोई दुकान वाला, मेडिकल शॉप वाला, और उसको कहेगा, आप डेवलपर हो, आपके पास आएगा और कहेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर बनानी है अपने दुकान के हिसाब से। वो बता देगा कि क्या क्या चाहिए, बिल जो निकलेगा वो कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए। तो बिल के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, सारा बता देगा कि हमारा इस तरह लुक एंड फील होगा। तो क्या आप उस दुकानदार को कोडिंग दोगे? उसको कोडिंग समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, है ना। वो क्या करेगा कोडिंग लेके? वो तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हो। उसको आप आउटपुट देते हो कोडिंग का, ये कि आप यहाँ पर लेंथ डालोगे और यहाँ पर ब्रेड्थ डालोगे तो देखिए ऐसे आपको आ जाएगा, और उसको वही काम है, लेंथ एंड ब्रेड्थ डालना, लेंथ एंड ब्रेड्थ डालना। अब जैसा बनाओ, बड़ा सब बना रहे हो तो बड़ा का बनाओ। तो प्रोग्रामर सिर्फ कोडिंग का मतलब जानता है। हम लोग जो कहीं भी अभी आप सॉफ्टवेयर देखते हो तो उस कोडिंग का आउटपुट होता है। और ऐसे भी पिछले क्लास में हम आपको वेबसाइट दिखाए थे, तो वेबसाइट का कोडिंग कुछ और था और उसका आपने क्या देखा था? आउटपुट देखते हैं वेब पेज पर, कोडिंग बैकग्राउंड में रहता है, उस कोडिंग आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो नॉर्मल जो यूजर होता है, वो यूजर को कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ यूजर नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर का, छोटे से प्रोग्राम का, ये सॉफ्टवेयर इसको नहीं कर सकते, प्रोग्राम कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें और भी फैसिलिटी होती है, तो ये तो छोटा सा फैसिलिटी है। तो उसका ये क्या है? कोडिंग है और ये आउटपुट है। ठीक है। अब कितना अच्छा कोडिंग आप करो कि अच्छा इंटर लेंथ लिखो, इंटर एनी लेंथ लिखो कहीं, तो वे प्रोग्रामर डिसाइड करता है। इंटर एनी लेंथ, इंटर एनी ब्रेड्थ, ये सब प्रोग्रामर डिसाइड करता है। बेचारा यूजर जब यूज करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो भी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट इस तरह से आ रहा है। वो तय करता है प्रोग्रामर कि कितना अच्छा हम लोग दें कि मेरा इस तरह। और एक वर्ड आता है यूजर फ्रेंडली। क्या आता है? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब कि आप कोई सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो जिससे आपको आसान होता है यूज करने में, है ना। कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि आपको यूजर को काम करने में आसान हो, उसको ऑपरेट करने में आसान हो। ठीक है। अगर यूजर ये नहीं दे तो भी रन करेगा प्रोग्राम। जैसे मैं अगर चाहूं तो ये लाइन नहीं दूं, ये मैसेज नहीं दूं, खाली एल ले, मुझे तो इनपुट एल में ले रहा है, ये तो खाली मैसेज प्रिंट कर रहा है, और इनपुट किस में ले रहा है? डी में ले रहा है। ऐसे भी काम कर जाएगा। लेकिन जब प्रोग्राम रन कर जाएगा, रन कराऊंगा मैं इसको, तो भी रन करेगा, कहीं गलत नहीं है, खाली मैसेज नहीं है। अब ये वाइट करके पूछ रहा है, तो 14 15 डालें, अभी भी रिजल्ट आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 210, और ये 14 हो गया, एल में गया। सिर्फ एल का वैल्यू चाहिए था, मुझे एल का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए था, मैंने बी का वैल्यू दे दिया, काम कर गया। लेकिन एक मैसेज नहीं आया, है ना। मैसेज से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है एल और बी से। मैसेज नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। अब मैसेज से फायदा क्या है कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज करेगा यूजर, तो उसको समझ में आए कि हमको यहाँ पर क्या करना है। अगर आपका एटीएम यूज कर रहे हैं और एटीएम में पिन डाल रहे हैं, गलत पिन डालने पर मैसेज नहीं आएगा,
योर इंटर्ड पिन इज रॉन्ग, यू इंटर इनवैलिड पिन, इस तरह के मैसेज नहीं आएगा, आप तो पागल हो जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है। तो उसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली, कि प्रोग्रामर लोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर मेरे सॉफ्टवेयर को जब ऑपरेट करे तो समझ सके कि हम क्या करना चाहते हैं या आपको क्या करना है। तो ये होना चाहिए, ये मैसेज यूजर को दीजिए। तो आप जो ये बना रहे हो यूजर के लिए बना रहे हो, यूजर रन किया, यूजर रन करके और चुपचाप है, यूजर को आप बता दिए कि ये आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो 2 नंबर आप इनपुट लीजिएगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसको एरिया एंड पेरीमीटर निकालेगा। अब यूजर को आप ये रन कराया है और उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या करें हम। आपको पता है कि हमको लेंथ लेना है, आप जो डेवलपर आपको सब पता है, लेकिन यूजर को तो नहीं पता है। तो आप यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पर क्या देते हो, समय समय पर आप मैसेज यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा यूजर आसानी। अब इंटर लेंथ दे दिए तो यूजर को इसको ऑपरेट करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, और यहां पर दे दोगे आप इंटर ब्रेड्थ, तो यहां पर अब ये आ गया। अब इसको ये बना दिया तो यूजर फ्रेंडली होगा। अब यूजर को आपने दिया ये आउटपुट दिया, अब ये आउटपुट यूजर को आ गया, तो यूजर इतना समझ गया कि अच्छे लेंथ एंड ब्रेड्थ देंगे तभी आपको आउटपुट निकालना है, यानी लेंथ हमसे मांग रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी वैल्यू हमसे मांग रहा है, वैल्यू हम लोग देंगे 45, फिर ब्रेड्थ वैल्यू हम लोग देंगे 78, निकल गया। तो ये होता है यूजर फ्रेंडली, कि आपको प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि हमें मैसेज देना चाहिए जिससे यूजर आसानी से समझ सके। तो ये होता है कोडिंग। तो आप इस कोडिंग को समझ गए होंगे। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये था ये। उसी तरह हम आपको अब प्रैक्टिस करने के लिए अगले क्लास में देंगे, आप आसानी से बना सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप एक बना के देखिएगा, अगले क्लास में हम बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट का कैसे होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन कैसे होगा, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। अब जब भी सिंपल इंटरेस्ट आया तो सबसे पहले आपको जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम में हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि क्या क्या इनपुट चाहिए। तो सब कुछ जानते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको 3 वैल्यू इनपुट चाहिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। अब क्वेश्चन के अनुसार इनपुट चेंज होते जाएगा। क्वेश्चन यहां पर था कि एरिया पेरीमीटर रेक्टेंगल के निकालना है, तो ऐसे भी जानते हैं कि एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हमको 2 इनपुट चाहिए, तो 2 चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तो वो चाहिए। तो ये सारा क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों आप थोड़ा ट्राई करेंगे। इसको ये आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ऐसे ही आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम अगले क्लास में देखेंगे, कोई दिखाइएगा कि कैसे आप एल्गोरिथम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, तो इतना ही छोड़ते हैं, बाकी बोझिल ना हो इसलिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है।